दोस्तों स्टेनोग्राफी सीरीज़ जो कि हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट 2019 के लिए बना रहे हैं, उसमें जो पहला वीडियो मैंने बनाया था, यानी जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर आप एक बिगिनर हैं, बिगिनर इन द सेंस कि आपने जस्ट अभी पिटमैन की जो बुक होती है बेसिक शॉर्ट हैंड बुक वो ख़त्म की है और अभी अभी आपने कैलाश चंद्र मैगजीन से स्विच ओवर किया है, तो आप अपनी स्पीड धीरे धीरे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बिकॉज उस वीडियो को देखे बिना अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये शायद उतनी बेनिफिशियल ना हो। दूसरी बात ये करते हैं, इस वीडियो में हम लोग उन बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। इंटरमीडिएट इन द सेंस कि जिनकी स्पीड अच्छी खासी है, अच्छी खासी का मतलब है 40, 50 या 60 तक वो लिख लेते हैं। अनसीन को 60 की स्पीड पे लिख लेते हैं वो लोग। लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों कि अगर आप एसएससी या कोई अदर स्टेनोग्राफी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो 60 प्लस स्पीड में कुछ भी नहीं होना है। आपकी स्पीड एटलीस्ट 80, 90 या 100 होनी चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अपनी स्पीड अप टू 100 या इवन अबव 100 ले जाने के लिए। तो ये सारी बातें मैं आपको 5 पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा दोस्तों। उन 5 पॉइंट्स में मैं साइमल्टेनियसली वो सब क्वेश्चंस का भी आंसर करूंगा जो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं स्टेनोग्राफी में स्पीड बढ़ाने को लेके। तो प्लीज़ उन 5 पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। दोस्तों उस 5 पॉइंट्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा, और वो बात ये है दोस्तों कि अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने अपनी पिटमैन की शॉर्ट हैंड बेसिक बुक स्किप की है मैगजीन को शुरू करने के लिए, तो प्लीज़ ये बहुत बड़ी गलती है, आप ऐसा मत करिए। मैंने हमेशा कहा दोस्तों कि बेसिक्स पे आप अच्छा खासा टाइम दीजिए और आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बेसिक को स्किप करके जल्दी से मैगजीन में कूद गए हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ये जर्नी। पिटमैन मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी की पूरी बुक खत्म करिए, लेकिन एटलीस्ट जहाँ तक एडवांस फ्रीजोग्राफी का चैप्टर है उसको तो प्लीज़ फिनिश करिए, बिकॉज वो सारी चीज़ें ही आपके आगे स्पीड बढ़ाने में मदद करेंगी। तो अब आते हैं उन 5 स्टेप्स के बारे में। सबसे पहला स्टेप दोस्तों ये होता है कि अगर आप 50-60 की स्पीड पर लिख रहे हो तो प्लीज़ एब्रप्टली स्पीड मत बढ़ाइए। आप एक काम ये कर सकते हो कि 5 WPM यानी 5 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज़ करिए स्पीड हर 15 दिन में। यानी कि अगर आप अभी 60 की स्पीड में लिख रहे हो तो आप 5 वर्ड्स पर मिनट बढ़ाओ। आफ्टर 15 डेज आप 65 की स्पीड पे जाओ। फिर जब 65 की स्पीड पे लिख लो तो फिर 70 की स्पीड पे जाओ। 70 पे लिख लो तो 75, 80, इस तरह से आप स्टेडली बढ़ो आगे। प्लीज़ इस बात को अच्छे से समझिए दोस्तों, स्टेनोग्राफी इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल प्रैक्टिस, दैट इज़ इट। इसमें आपकी इंटेलिजेंस का कोई भी लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर परसिवरेंस, आप कितना ज़्यादा जुझारू हो इस पर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ आपको उस वो लय वो रिदम पानी है जिसमें कि आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाए। और प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझिए कि स्पीड बढ़ाना इज़ नॉट द एम, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज़ योर एक्यूरेसी। आपको ये देखना है कि भले ही हम 65 की स्पीड में लिख रहे हैं लेकिन हमारी 1 या 2% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। विश्वास करिए दोस्तों, अगर आप घर में 4 या 5% मिस्टेक कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। दिस इज़ एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप ये होता है कि अपने जो स्ट्रोक्स हैं, जो आप स्ट्रोक्स बनाते हो, उनको जितना ज़्यादा हो सके छोटा बनाइए, टू द एक्सटेंट कि वो लेजिबल हो, आप उनको पढ़ सकें, लेकिन प्लीज़ उनको छोटा बनाइए। बड़े स्ट्रोक्स में 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक तो वो स्पेस ज़्यादा लेगा, स्पेस ज़्यादा लेने का मतलब ये है कि आपको बार बार लाइन चेंज करनी पड़ेगी, और दूसरी बात ये है दोस्तों कि वो टाइम भी ज़्यादा लेगा, आपको बनाने में भी ज़्यादा समय लगेगा और उसको पढ़ने में भी हो सकता है आपको दिक्कत आए। बहुत लोग को ये लगता होगा कि अगर स्ट्रोक्स बड़े हैं तो पढ़ने में आसानी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रोक्स छोटे हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट बनते हैं वो। तो ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत लोग पूछते हैं कि पेंसिल यूज़ करें या पेन। देखिए, अगर आप बिगिनर हो या आप एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मेरी एडवाइस यही है आपसे कि अनटिल एंड अनलेस आपकी स्पीड 100 के लमसम है, आप पेंसिल का ही यूज़ करिए। Once you are able to write at the speed of 100 words per minute, you can switch over to pen. But before that, you have to use pencil and only pencil. एक अच्छी अप्सरा की पेंसिल से लिखिए और स्टेनो पैड में ही लिखिए। किसी और किताब का या कोई और मतलब कॉपी का यूज़ मत करिए। स्टेनो पैड में लिखिए, एकदम प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल रहिए अपनी अप्रोच में राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एक और एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जो भी पैड आप यूज़ कर रहे हैं बीच में एक लाइन बनाइए, उन लाइन के दोनों तरफ लिखिए। यही चौथा पॉइंट है। अब इसके पीछे की साइंस मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। स्टेनोग्राफी या एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आप लोगों में से अगर कोई जिम करता है, मतलब किसी ने अगर बॉडी बिल्डिंग की है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने की है,
जिन्होंने किए उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किए उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप ज्वाइन करते हो, कोई जिम ज्वाइन करते हो या बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हो, तो शुरुआत में आपको 9 से 10 महीने लगते हैं एक प्रॉपर शेप में आने के लिए, या एटलीस्ट उस शेप में आने के लिए जो आप सोच के, जिस शेप को आप सोच के आपने जिम ज्वाइन किया था। 9-10 महीने लगेंगे, आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में आ जाएगी। फिर अगर आप जिम छोड़ देते हो महीने भर के लिए, 2 महीने 3 महीने या इवन 1 साल के लिए, फिर बॉडी आउट ऑफ शेप होती है। फिर से अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो इस बार 9-10 महीने नहीं लगते हैं बॉडी को, सिर्फ कुछ हफ्ते या 1 या 2 महीने लगते हैं मैक्सिमम। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। आपकी बॉडी को ये अच्छे से पता होता है कि आपने पहले क्या किया था और अब उससे क्या करवाया जा रहा है और उसको अब क्या करना है और किस रिजल्ट पर उसको पहुंचना है। ये बॉडी पहले से ही समझ जाती है और इसी अकॉर्डिंग काम करती है और अपने आप शेप में आ जाती है। सेम चीज़ होता है स्टेनोग्राफी से रिलेटेड भी। जब आप किसी फ्रेज को बार बार लिखते हो, प्रैक्टिस बार बार करते हो, तो आपका जो हाथ होता है या जो आपकी रिस्ट होती है और आपका ये हाथ होता है, आपकी जो फिंगर्स होती हैं, उनको पता चल जाता है कि आप बनाना क्या चाहते हो, तो आप बिना सोचे उस फ्रेज को ऑटोमेटिकली बना देते हो। दिस इज़ द साइंस ऑफ स्टेनोग्राफी। इस बात को आप प्लीज़ अच्छे से समझिए, इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। और मैंने क्यों कहा आपसे कि आप एक जो स्टेनोपैड का पेज होता है उस पर बीच में लाइन बनाइए, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब आप लिखना शुरू करते हो, तो सपोज करिए आप लिख रहे हो, तो आपका ये जो पोर्शन है, जो एल्बो है, वो मूव नहीं होनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है लोगों को क्या करते हैं, लोग इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे कॉपी में लिखते हैं, बट ये गलत है। आपको ये पोर्शन एकदम स्टैटिक रखना है और इस चीज़ का यूज़ करना है। तो अगर आपसे कोई डिक्टेशन दे रहा है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, बिकॉज अगर ये आपका मूव हो रहा है तो आपका काफ़ी समय खर्च होगा। प्लीज़, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। आई नो आपको लग रहा होगा कि शायद ये बहुत माइनस्कूल बातें हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। और यू विल फाइंड कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं इन चीज़ों, इन छोटी छोटी चीज़ों से। मैंने पहले भी कहा था, शॉर्ट हैंड इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल कैपेबिलिटी, दैट इज़ इट। उसमें फिजिकल कैपेबिलिटी का कोई भी रोल नहीं है। लोगों को लगता है हाथ में पेन होने लगता है और हाथ मेरे शेक करते हैं, ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये था मेरा चौथा स्टेप। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है दोस्तों कि जब आप, मतलब लोग ये पूछते हैं कि खाली कैलाश चंद्रा ही इनफ है। देखिए, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने एसएससी एग्ज़ाम के अलावा और कोई एग्ज़ाम के बारे में सोचा भी नहीं कभी, तो मेरे लिए कैलाश चंद्रा वॉज इनफ। लेकिन अगर आगे चल के पार्लियामेंट्री रिपोर्टर या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा मैं, तो मुझे पता है कि कैलाश चंद्रा इज़ नॉट इनफ। तो आप अगर ये पूछते हो कि खाली कैलाश चंद्रा इनफ है या और कोई मैगजीन भी लेनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा दोस्तों कि एटलीस्ट कम से कम 20 मैगजीन्स तो आप कवर करें कैलाश चंद्रा की बिफोर स्विचिंग ओवर टू एनी अदर थिंग। न्यूज़पेपर को मत करिए प्लीज़। अगर आपसे कोई कह रहा है न्यूज़पेपर करो, यू कैन सिंपली डिनाई हिम। आप मत करो न्यूज़पेपर, उसका कोई भी यूज़ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ परेशान होगे। लेकिन आप जब 20 मैगजीन पूरी कर लो तो आप एक काम कर सकते हो, वो ये है कि प्रेसिडेंट स्पीचेस और प्रोग्रेसिव मैगजीन को ले सकते हो और उसको भी साइमल्टेनियसली करना शुरू कर सकते हो। बिकॉज उसमें होता है क्या कि कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेसेस काफ़ी टफ होते हैं, तो आपको नए फ्रेसेस को जानने का मौका मिलेगा। लेकिन कैलाश चंद्रा की मैगजीन्स तो पूरी करिए ही करिए, एटलीस्ट 2 से 3 बार पूरी करिए। आई नो ये बहुत ज़्यादा है और देखा जाए तो अभी 70-72 दिन बचे हैं, लेकिन हो सकता है अगर आप डेली कुछ घंटे दे रहे हो अपनी शॉर्ट हैंड को, स्पेसिफिकली कुछ घंटे दे रहे हो, तो ये किया जा सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है, मतलब जो 5 स्टेप मैंने बताए उसके अलावा एक टिप या एक एडवाइस आप कह लीजिए, वो ये है कि प्लीज़ अपनी अप्रोच को एकदम प्रैक्टिकल और एकदम प्रोफेशनल रखिए। आपको याद रखिए, एक बेड नहीं मिलेगा, आपके घर का माहौल नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, वो एक माहौल बिल्कुल दूसरा होगा जिसमें कि आप कम से कम हज़ारों लोगों के साथ compete कर रहे होंगे कुछ चुनिंदा सीट्स को पाने के लिए। प्लीज़ इस बात को मेंटली समझिए। आप अपने घर का भी माहौल कुछ वैसा ही बनाइए। आप टाइमर लगा के अपना जो पैसेज है उसको ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करिए, उस पैसेज को पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप पूरा पैसेज सुन रहे हैं, उसको पूरा अच्छे से लिख रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अगर उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो योर प्रैक्टिस इज़ नॉट कंप्लीट। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। शॉर्ट हैंड का मतलब ही यही होता है, सॉरी स्टेनोग्राफी का मतलब ही यही होता है, शॉर्ट हैंड प्लस उसका ट्रांसक्रिप्शन यानी टाइपिंग। तो टाइपिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप इग्नोर मत करिए। मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं स्पेसिफिकली टाइपिंग में स्पीड कैसे इंप्रूव की जाती है इसके बारे में आपको बताऊंगा, और वो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा बिकॉज वो सब चीज़ें मैंने खुद फॉलो की थी, तो आप उसको भी देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप जो भी तरीका है आपका टाइपिंग का, बेसिक मेथड ऑलमोस्ट सेम होता है।
तो जो भी तरीका है उसको करिए, लेकिन अपनी टाइपिंग को स्किप मत करिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो अक्सर कैंडिडेट करता है। फिर वो कहता है कि हम जब वहाँ गए थे तो हमारे हाथ नहीं चल रहे थे। कैसे चलेंगे जब इतना सारा प्रेशर है, इतने सारे बच्चे एक साथ लिख रहे हैं और जो शटर साउंड होता है वो खूब सारे कीबोर्ड्स का वो साइमल्टेनियसली आपके कानों में आता है। सोचिए कितना प्रेशर होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको वास्तविकता से थोड़ा रूबरू करा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ चीज़ें कैसी होती हैं। आप लोगों में से जिसने भी स्किल टेस्ट दिया है उसको अच्छे से पता होगा। तो प्लीज़ उस चीज़ के बारे में पहले से ही क्लियर रहिए, अपनी प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग कीजिए जो माहौल आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। और लास्ट बात दोस्तों ये है कि जो प्रैक्टिस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि एक सेपरेट कॉपी बना के उसमें एडवांस फ्रेजियोग्राफी लिखिए, उसमें वो फ्रेजेस लिखिए जो कंबाइन करके मिला के बनाए जाते हैं, वो काम आपको अभी भी कंटिन्यू रखना है। कैलाश चंद्रा मैगजीन में जैसे जैसे आप एडवांस करते हो आपको कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ फ्रेजेस ऐसे मिलते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, इवन इफ़ यू आर एट द लास्ट मैगजीन। तो उसको भी नोट डाउन करिए और उनको अपने डिक्टेशंस में इम्प्लीमेंट करिए, उनको अपने राइटिंग में इम्प्लीमेंट करिए। प्लीज़ बी क्लियर अबाउट इट। आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे आपको पता चलेगा कि एडवांस फ्रेजियोग्राफी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड बढ़ाने के मकसद से। एडवांस फ्रेजियोग्राफी की मदद से ही आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप जितना कंडेंस लिखेंगे, कई सारे वर्ड्स को एक साथ मिला के लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो एक इंटरमीडिएट को पता होनी चाहिए, जो कि ना तो जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है ना तो बहुत कम है, जो बीच में फंसा हुआ है, जो 50-60 की स्पीड लिख रहा है और उसको चाहिए कि 80, 100, 110 की स्पीड करें, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्लीज़ इन सारे स्टेप्स को एक एक बार फिर से सुनिएगा और इनको इम्प्लीमेंट करिएगा अपनी प्रैक्टिस में। तब तक के लिए फिर हम लोग अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें मैं आपसे ये बताऊंगा कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, यानी अगर आप 100 की स्पीड पे लिख ले रहे हैं, तो क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, सो दैट आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। मेन मकसद एग्ज़ाम क्लियर करना ही है बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें। स्किल टेस्ट काफ़ी नियर है, यही समय है। प्लीज़ वर्क हार्ड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। गुड बाय।